बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ लेक्चर लोड करते हैं। आज जो है हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, 9th क्लास का ये लेक्चर है और लेक्चर जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की क्या अहमियत है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं फर्मेंटेशन को। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन जो है उसकी अहमियत क्या है, अब देखते हैं कि उसकी अहमियत वन बाय वन मुख्तलिफ स्टेप्स हम देखेंगे। पहले नंबर पे हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन एनएरोब्स। एनएरोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बगैर अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन के बगैर अपनी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, इनको हम कहते हैं एनएरोब्स। अब एनएरोब्स जब दुनिया पर जिंदगी स्टार्ट हुई, शुरू में जब जिंदगी की इब्तिदा थी इस दुनिया पर, उस वक्त ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं थी, ये कायनात ऑक्सीजन के बगैर थी। तो उस वक्त जो जानदार मौजूद थे वो सारे के सारे एनएरोब्स थे। एनएरोब्स थे मतलब उनके अंदर फर्मेंटेशन होती थी या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती थी। वो ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर रेस्पायर करते थे, विदाउट ऑक्सीजन वो रह सकते थे। तो जो लाइफ की इब्तिदा हुई उस वक्त जो लाइफ बाकी रही वो इसी फर्मेंटेशन की वजह से या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जिंदगी उस वक्त जारी और सारी रही जब यहाँ कायनात पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। हमने पहला जो स्टेप है वो है रेस्पिरेशन इन एनएरोब्स। हमने अर्ली लाइफ वहां पे देखी, जिंदगी की इब्तिदा। इसी का दूसरा स्टेप है टुडे। आज भी ऐसे जानदार दुनिया पर मौजूद हैं जो एनएरोब्स हैं, वो ऑक्सीजन के बगैर अपनी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और ऑक्सीजन के बगैर ही फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला हमारा स्टेप क्या था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। रेस्पिरेशन इन एनएरोब्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। पहले हमने इसमें देखा अर्ली लाइफ, जब जिंदगी की इब्तिदा थी, there the life survived due to the process of fermentation, and today there are present anaerobes which can survive without oxygen and they can convert food into energy without any oxygen। ये है जी हमारा पहला स्टेप एनाएरोब्स के बारे में कि जिंदगी की इब्तिदा एनाएरोब्स से भी हुई थी। उससे जो है ऐसे जानदार बने जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई एवोल्यूशन के बाद, जब कायनात पर ऑक्सीजन आ गई। तो दूसरे नंबर पे टुडे आज भी ऐसे जानदार मौजूद है जो एनाएरोब्स है, वो बगैर ऑक्सीजन के, बगैर किसी ऑक्सीजन के रह सकते हैं और बगैर ऑक्सीजन के एनर्जी बना सकते हैं अपनी फूड से। ये था जी पहला स्टेप। दूसरा देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन स्केलेटल मसल्स। हमारे भी जानवरों के, इंसानों के जो स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटन के साथ जुड़े हुए मसल हैं, वो कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा भागें, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें, उस वक्त मसल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उतनी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही होती। तो एनर्जी की नीड पूरी करने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए उस वक्त स्केलेटल मसल को भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन से काम लेना पड़ता है और अपनी एनर्जी की नीड पूरी कर सकते हैं। दो चीजें हमने देख ली, एक एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म देख लिए जिन्हें ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि स्केलेटल मसल्स के अंदर भी फर्मेंटेशन होगी, लेकिन हर वक्त नहीं होगी। किस वक्त होगी, जब वो बहुत एक्सेसिव वर्क कर रहे हैं और उनकी एनर्जी नीड पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो ऑक्सीजन के बगैर अपनी फूड को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ताकि स्केलेटल मसल्स को जो एनर्जी की जरूरत है वो पूरी हो सके। तीसरे नंबर पे अब हम नीचे चलते हैं। ये तो हो गए नेचुरल यूज। नीचे तीन जो है वो है इंडस्ट्रियल यूज। बैक्टीरिया और यीस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं आज के दौर में भी, वो एनाएरोब्स हैं। अब वो एनाएरोब्स जिनमें फर्मेंटेशन होती है वो चीज और योगर्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये तीसरा यूज हुआ, ये इंडस्ट्री के अंदर यूज है। चौथे नंबर पे वही
यीस्ट और जो बैक्टीरिया हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो ब्रीमिंग इंडस्ट्री में शराब जो बनती है उस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एंड बेकिंग इंडस्ट्री में बेकरी का जो सामान बनता है उसमें भी हम उन्हीं एनएरोब्स को फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस करते हैं उनको यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री कायम दायम है। आखिरी नंबर पे सोया सॉस, सिरका बनाने की जो इंडस्ट्री है। फंगस एक है जिसका नाम है एस्पेरेगिलस। एस्पेरेगिलस में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और ये फंजाई जब फर्मेंटेशन करता है या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ये ही फंगस जो है हम सोया सॉस सिरका बनाने के लिए इस फंजाई की फर्मेंटेशन का सहारा लेते हैं। ये जी 5 इंपॉर्टेंस थी फर्मेंटेशन की। 2 हमने नेचुरल स्टेप देखे और 3 जो है हमने इसके इंडस्ट्रियल यूज देखे। दोबारा से रिपीट करता हूं, ज़हन नशीन करिएगा, बहुत आसान है। पहले नंबर पे जब लाइफ शुरू हुई तो सिर्फ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन थी, एरोबिक रेस्पिरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। और दूसरे नंबर पे आज की लाइफ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जानदार आज भी एनाएरोब्स हैं और वो जो है बगैर ऑक्सीजन के जो है सरवाइव कर लेते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। और एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें भी कभी कभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब बहुत ज्यादा काम करें तो स्केलेटल मसल जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 हमने इसके इंडस्ट्रियल यूज देखे। चीज और योगर्ट बनाना जो बनती है बैक्टीरिया से और यीस्ट से, ऐसे बैक्टीरिया और यीस्ट से जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करते हैं। चौथा यूज है बेकिंग इंडस्ट्री, शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है, एंड बेकिंग इंडस्ट्री और जो हमारी बेकरी है उसमें भी वही बैक्टीरिया और यीस्ट हमेशा काम आते हैं जो कि फर्मेंटेशन करते हैं या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं। और सोया सॉस बनाने के लिए भी एक फंगस यूज होता है जो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इस फंगस को हम कहते हैं एस्पेरेगिलस। ये था जी सारा इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा।